फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में। मीनिंग हम इससे पहले वाले पार्ट में समझ चुके हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसकी हिस्ट्री कैसी रही है अलग अलग कंट्रीज़ में, लाइक है जी USA, UK, जापान, जर्मनी, चाइना और हमारे इंडिया में। ठीक है, तो देखो पहले बात आती है कि अगर कोई हमसे पूछ ले भाई कॉरपोरेट गवर्नेंस आया ही क्यों था, वो इसलिए आया था ताकि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो भी स्कैंडल्स हो रहे हैं या जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिससे मिडिल क्लास के जो भी लोग वगैरह, कंट्री के जो भी लोग वगैरह हैं उनके साथ धोखा हो सकता है, मतलब उनके पैसों का गबन वगैरह हो सकता है, उनको रोकने के लिए, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट वगैरह करने के लिए तो कॉरपोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ी ही थी। तो USA का क्या है, तो देखो देयर वाज ए सिग्निफिकेंट डिमोक्रेटाइजेशन ऑफ शेयर होल्डिंग इन कंपनीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन द 1930। कहता है कि जब 1930 में पहला वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोक्रेटाइजेशन किया गया था शेयर होल्डिंग का कंपनीज में USA में। डिमोक्रेटाइजेशन मतलब होता है कि जैसे हम नहीं कहते हमारी जो इकोनॉमी है वो एक डेमोक्रेटिक इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे ना लोगों को हम इनवाइट करते हैं, मतलब जहाँ पे लोगों का अधिकार होता है, लोग अपने मतलब ओनर को, अपने जैसे नेता को चुनते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्या हुआ कि जो लोग हैं ना उनको इनवाइट किया गया, उन्हें शेयर होल्डिंग वगैरह दी गई कंपनी में। इसीलिए कहते हैं कि इस पीरियड के दौरान जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ ना, तो जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास शेयर वगैरह आ गए थे, उनके पास ओनरशिप आ गई थी। जो बेनिफिट है डिमोक्रेटाइजेशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, वो यही था कि जो स्टॉक मार्केट था ना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव सिचुएशन में था। इसलिए अट्रैक्ट किए गए थे कि ना जो भी मिडिल क्लास अमेरिकन वगैरह उनकी वेल्थ वगैरह को अट्रैक्ट किया जाए स्टॉक मार्केट में। और ये कैसे किया गया, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, जो भी पॉपुलर मीडिया मीन्स थे, लाइक एज कोई भी पॉपुलर मैगजीन्स थी, ठीक है, कोई भी वॉल स्ट्रीट का मतलब है जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह था। ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट ने क्या बताया कि ओनरशिप ऑफ शेयर्स के बेस पे, देखो अब आपको पता चले आप किसी कंपनी में पैसे लगाओगे, आपको उसकी पावर मिलेगी, ओनरशिप मिलेगी, अच्छा डिविडेंड मिलेगा, तो आप भी अट्रैक्ट होगे। तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट था और जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ 1930 के आसपास, तो उस टाइम पे डिमोक्रेटाइजेशन की वजह से लोगों का, मिडिल क्लास फैमिली का पैसा अट्रैक्ट किया गया, उन्हें शेयर होल्डिंग ऑफर की गई। ठीक है, और ये पॉपुलर मैगजीन्स वगैरह के थ्रू किया गया था। इसके कारण क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल था ना उसके ऊपर, मतलब अब ओनरशिप बाहर जाएगी तो वो एक सिचुएशन बेकार होती है, तो कंट्रोल की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन जब डिप्रेशन आया था, मतलब जब अब वर्ल्ड वार होगा, युद्ध वगैरह होंगे, तो डिप्रेशन की सिचुएशन तो नॉर्मल बननी है, तो उस टाइम पे ना बहुत कम ही कैपिटलिस्ट बचे थे। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा था मैं, बोर्जोइसीस, ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड होगा तो मैंने इसका मीनिंग ढूंढा है। इसका मीनिंग होता है कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवादी, जिनके पैसा वगैरह था वो बहुत कम बचे थे USA में। ठीक है, और 1929 के बाद बहुत सारे मतलब कन्फ्रंटेशंस हुए थे। दो कंपनी थी, एक थी इंसेल और एक थी वैंस वैगन। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुए, मतलब एक टाइप से गए तो लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन गई थी इनके बीच में। ठीक है, और अब ये हो गया तो जो वेल्थी बिजनेस हाउसेस थे या जो भी हमारे देश के मतलब USA के जो लोग थे, उन्होंने ये फील किया कि भाई हमें हमारा पैसा यहाँ से निकाल लेना चाहिए, हमें हमारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अब दो कंपनियां लड़ रही हैं, हमने उनमें पैसा लगाया है तो कोई भी सिचुएशन बेकार बन सकती है उनके लिए, उनको लॉस हो सकता है। जो बैंक्स थे, इंश्योरेंस कंपनी थी, म्यूचुअल फंड थे, पेंशन फंड्स थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, उनको रेगुलेट किया गया अलग अलग रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के द्वारा 1937 में जो भी मतलब आए थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो 1980 है ना उसमें बहुत सारे एक्विजिशंस किए गए, मतलब उनको एक्वायर वगैरह किया गया। US इंस्टीट्यूशनल एप्रोप्रिएटर्स बिगेन टू मोर अट्रैक्टेड, और जो भी US के एप्रोप्रिएटर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ, जो भी प्रोफेशनली रन बिजनेस थे ना इंस्टीट्यूशंस के, उनकी तरफ। ठीक है, फिर कहता है कि जो इरोन डाउनफॉल आया था 2001 में। इरोन एक कंपनी है, मतलब जो किस में लगी रहती है, एनर्जी ट्रेडिंग और यूटिलिटी कंपनी इस टाइप होती हैं, इनमें डाउनफॉल हो गया था 2001 में। स्कैंडल्स हुए USA में, जैसे जो भी कंपनी थी टाइको, क्वेस्ट, ग्लोबल क्रॉसिंग, लेक टाइप से गई। तो USA में जब है ना ये सब हुआ तो उस टाइम पे जो बड़ी 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 कंपनियाँ थी ना जिनके नाम थे वो भी स्कैंडल वगैरह में शामिल थी। इसी के लिए ना पब्लिक अकाउंटिंग रिफॉर्म्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, ताकि जो भी इन्वेस्टर उनके
हित की रक्षा की जा सके। इसको ना शेरबेन ओक्सले SOX एक्ट 2002 भी बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए देश में। ठीक है, ताकि जो भी हमारे शेयर होल्डर वगैरह हैं उनकी इंटरेस्ट वगैरह को प्रोटेक्ट किया जाए। इसीलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस का डेवलपमेंट हुआ था। तो क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए थे, तो यही क्रिएट करना एक पब्लिक कंपनी, ठीक है, और पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ठीक है, जो मॉनिटर करेगा ऑडिटर्स वगैरह को, प्रोविजंस वगैरह बनाना ऑडिटर्स की फ्रीडम के लिए, सिस्टम बनाना कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए। ये सब हुआ था क्योंकि स्कैंडल्स वगैरह बढ़ रहे थे, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट खतरे में था। फिर आया यूके, कहता है कि जो मोंग्स एंड मिनोज थे ना 2008 में, उन्होंने एक स्टडी की थी फर्म्स की जो भी 1900 में एस्टेब्लिश हुई थी, और 1960 में जो भी फर्म्स एस्टेब्लिश हुई थी उनकी इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, इस स्टडी पे उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा चेंज हुए फर्म्स की ओनरशिप में। मतलब भाई जो भी ओनरशिप थी ना वो बदल गई थी, शेयर होल्डर वगैरह के राइट्स, एक देखो, एक तो बाहर का कोई आदमी लगा जैसे मिडिल क्लास फैमिली का, पब्लिक का, एक खुद की कंपनी में हम खुद के फैमिली मेम्बर्स को अधिकार देते हैं, या गवर्नमेंट का हो शेयर, तो मतलब ओनरशिप अलग अलग टाइप की हो सकती है। मैंने इनको एक्सप्लेन किया अलग से वीडियो में। तो कहता कि ओनरशिप में चेंजमेंट आया था, और इट हैज़ बीन कंक्लूडेड दैट द जो हाउसेज है ना, हाउसिंग सेटिंग ऑफ फर्म्स, उन्होंने डिस्टेंस कर लिया था खुद को कॉरपोरेट गवर्नेंस से। मतलब जो भी फर्म्स थी वो ना कॉरपोरेट गवर्नेंस से दूर हो गई, मतलब उन्होंने उसे अडॉप्ट वगैरह नहीं किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी में जो राइट ऑफ शेयर होल्डर थे यूके में वो इतने ज़्यादा कम हो गए, क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस का काम क्या था, वो तो शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन वहाँ पे फर्मों ने क्या किया, कॉरपोरेट गवर्नेंस से दूरी बना ली, उसको अडॉप्ट करना बंद कर दिया, जिसके कारण शेयर होल्डर के राइट वगैरह गिर गए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पेसिस किया गया कि ओनरशिप वगैरह को बांटा जाए ताकि शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब 1-2% के हाथ में शेयर होल्डिंग होगी, आई मीन ओनरशिप होगी, तो क्या किसी का इंटरेस्ट हो सकता है, वो तो अपने बारे में ही सोचेगा। लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के पास शेयर होल्डिंग होती है, ओनरशिप होती है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी का इंटरेस्ट मायने रखता है। मेजर कॉरपोरेट हाउसेज ने डोमिनेट किया द कॉरपोरेट गवर्नेंस ऑफ द यूके। जो कॉरपोरेट डिस्क्लोजर था ना वो इम्प्लीमेंट किया गया 1948 में, और अन्य जो एक एक्विजिशन था उसको बहुत ज़्यादा सीरियस बना दिया गया, और जो बड़े बिजनेस हाउसेज थे उसके द्वारा अपोज किया गया, मतलब उसके खिलाफ बोला गया। जो ब्रिटिश कॉरपोरेट इंसाइडर्स थे उन्होंने नोटिस किया कि अगर हायर स्टैंडर्ड्स अपनाए जाते हैं ऑफ एथिकल कंडक्ट ऑफ दिस ब्रिटिश कॉरपोरेट इंसाइडर, तो जो भी पहले से जो भी इंसाइडर वगैरह थे वो क्या हो गए, वो तैयार हो गए, जो भी उनके पास शेयर वगैरह वो हम बेच देंगे, जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है हमारी उसको कम कर देंगे। ठीक है, जो करंट डिवीज़न है ना ओनरशिप ब्रिटिश कंपनीज का वो आ गया था, मतलब उनमें बंटवारा वगैरह, मतलब उनमें पार्ट्स वगैरह होने लगे थे 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, लेकिन आज के टाइम भी अभी चल ही रहा है। स्कैम्स है ना बहुत सारी कंट्री में, जैसे यूके में ये इन्होंने फैल्ड करवाया था कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में बदलाव वगैरह करने की ज़रूरत है, इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट वगैरह करने की ज़रूरत है। और हमारे देश में भी यूके का ये मॉडल फॉलो किया गया है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। अब बात आती है जर्मनी, कहता है कि जो फॉल इन है ना, उन्होंने आर्ग्यू किया था जर्मनी में जो लार्ज यूनिवर्सल बैंक है ना, मतलब भाई बड़े बड़े जो भी बैंक थे उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया जर्मनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री में, जितना माना जा रहा था कि भाई ये बैंक बहुत ज़रूरी है, लार्ज ये हेल्प करेंगे। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना जर्मनी का वो इतनी जल्दी हुआ था 19वीं सेंचुरी के अंत में। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज थे, फॉरेन इन्वेस्टर थे, स्मॉल शेयर होल्डर थे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उन्होंने ना पैसा दिया गया था प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को, जो भी मतलब जर्मनी में हो रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना जिन भी फर्मों का, उनके लिए किसने पैसा प्रोवाइड किया था, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज थे, बैंक्स वगैरह थे। ठीक है, जो जर्मन कॉरपोरेट गवर्नेंस है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप मानी गई, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि ग्रोथ हो रही है इस टाइम पे। ठीक है, जो कंपनीज एक्ट है 1870 उसने है ना ड्यूल बोर्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, जो प्रोविजंस थे वो आज के टाइम भी प्रैक्टिस में है। जो पर्पस था ना ऐसा करने का वो यही था कि जो भी स्मॉल शेयर होल्डर वगैरह हैं, पब्लिक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेल्फिश इंसाइडर हो, मतलब देखो सेल्फिश इंसाइडर्स वो हो गए जो खुद के बारे में सोचे, उनसे इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस लाना बहुत ज़रूरी था, प्रोविजंस बनाना बहुत ज़रूरी था। इक्विलिटी एंड स्टेबिलिटी लेके आना अकाउंटिंग रिपोर्टिंग गवर्नेंस में, ये भी बहुत ज़रूरी कर दी गई थी कंपनी लॉ में। ठीक है, तो जो मॉडर्न जर्मन इकोनॉमिक्स थी बेसिकली उसमें है ना फैमिली कंट्रोल बिजनेस, देखो आ गया ना यहाँ पे कि वहाँ पे ना फैमिली कंट्रोल बिजनेस पे ज़्यादा फोकस किया गया कि जिसमें है ना
जो मैनेजमेंट वगैरह वो किसके पास हो, फैमिली के मेंबर्स के पास हो। ठीक है, इससे क्या होगा, वो तो अपने हित के बारे में सोचेंगे। ये जो ग्रुप थे वाइडली हेल्ड फॉर्म्स दैट आर एक्चुअली कंट्रोल बाय स्मॉल लार्ज बैंक, कुछ छोटे छोटे बैंकों के द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, विद मेजर बैंक्स कलेक्टिवली कंट्रोल के सेगमेंट्स ऑफ देयर शेयर्स। रिसेंट ईयर्स में जो प्रॉफिट अवेलेबल था ना जर्मन कंपनीज में, वो लॉस में बदल गया। अब एक बात बताओ, जब कोई खुद के बारे में सोचेगा, जनरल पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगा, तो लोग क्या पैसा लगाएंगे? लोग पैसा नहीं लगाएंगे तो इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी इनके पास तो ये कहाँ से पैसा राइज करेंगे, तो लॉस ही होगा इनको। यही कारण था, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा लगाना मतलब यहाँ पे बंद कर दिया था। यही रीज़न था कि जो एग्जीक्यूटिव बिहेवियर है वो लिमिटेड हो गया, और लिमिटेड एग्जीक्यूटिव बिहेवियर ने शेयर होल्डिंग राइट्स को हैम्पर किया। इसी कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रिफॉर्म्स वगैरह यहाँ पे भी ज़रूरत हुई। फिर आया जापान। जापान में कहता है कि जो हिस्ट्री है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जापान में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और अदर कंट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 1868 से पहले जापान में ना मतलब ट्रेडिशनल जो सिस्टम वगैरह था ना वो सिस्टम माना जाता था। यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल फैमिलीज वगैरह थी, ठीक है, उनको कास्ट सिस्टम के अंतर्गत देखो। अब एक फैमिली है, आज आप जिस कास्ट में पैदा हो गए, फिर आपके बाद आपके जो भी जनरेशन आएगी वो तो हम सेम कास्ट के अंदर चलता जाता है सिस्टम। तो यहाँ पे क्या किया गया था जापान में कि जो हायर अथॉरिटी हायर कास्ट के जो भी लोग थे, उन्होंने जो भी लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें दबाने की कोशिश की। जैसे जो प्रिस्ट थे, फाइटर थे, फार्मर थे, एग्रीकल्चर लेबर थे, हैंडीक्राफ्ट थे, उनके ऊपर दबाव बनाया कि वो लोअर क्लास में चले जाएं, उनको अपना लें। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ कि स्टेबिलिटी आ गई, मतलब जापान में मोनोक्रोनिकल सिस्टम आ गया था एक टाइप से कहे तो फैमिली में। जैसे कि मित्सुई एंड सुमुराई ये जो भी है ना ये ऑपरेट करने लगे थे कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ। मतलब अब भाई जो लोग हैं उनको मतलब दबाया जाएगा, नीचे की कास्ट में भेजा जाएगा, कुछ ही कास्ट के द्वारा जो हाई पे हैं, तो क्या होगा, उन्हीं की पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि नीचे वाले कास्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो अपना सर्वाइवल कैसे करेंगे। तो जापान ट्रेडिशनली फोकस ऑन इंटरनल डोमिनेटिंग, उसने ज़्यादातर इंटरनल डोमिनेटिंग पे फोकस किया, क्लस्टर्स बनाए, फोकस्ड ऑन क्रेडिट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम। क्लस्टर्स मीन्स ग्रुप। ठीक है, इंटर कंपनी गवर्निंग बोर्ड बाय इंटर कंपनी शेयर होल्डिंग। आज के टाइम में कहता है कि ज़्यादातर जो कंपनी है वो डोमिनेट कर रही है जापानी सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। ठीक है, जो ऑपरेशनल है जापान में। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे जो हमारा जेप साउथ था, ठीक है, वो ग्रुप ऑफ फैमिली द कंट्रोल वोकेशनल इंस्टीट्यूशनल, उन्होंने वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को कंट्रोल वगैरह किया। मतलब एक टाइप से देखें ना तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन थी कि जो फैमिली या आउट बिजनेस वगैरह थे उनको कम करना, लोगों के शेयर को बढ़ाना। ठीक है, तो यही बोल रखा है। लेटर अदर ग्रुप्स लाइक निसेन है ना, वो भाई कॉमर्शियल ग्रुप के रूप में आए। मेजर वाइडली बिजनेस इंस्टीट्यूशन ऑफ जापान है वो डेवलप हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह स्टार्ट हुआ ताकि जो भी शेयर होल्डर वगैरह है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, और शेयर होल्डर भी बहुत ज़्यादा रेडिली मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ फिर शेयर वगैरह खरीदने लगे। ये सब हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। फिर आया चाइना। चाइना में क्या बता रखा है हमें, देखो कहते हैं चाइना में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना वो 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में शुरू हुआ था। ठीक है, अटेम्प्ट्स किए गए कि जो वेस्टर्न है ना, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, और पहले तो मतलब वेस्टर्न जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, नॉन वेस्टर्न कंपनीज वगैरह थे वहाँ पे आया था। तो इसने क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया प्री कम्युनिस्ट चाइना में। ठीक है, फिर उसके बाद इसने इसे पोस्ट कम्युनिस्ट चाइना में डेवलप किया। फिर इसके बाद भी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे ना वो अनेबल थे, मतलब उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। ये सब था क्योंकि लिक्विडिटी की कमी थी चाइना के स्टॉक मार्केट में, इसीलिए उसने क्या किया, बेचना स्टार्ट कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया सिक्योरिटीज़ को, मतलब लोगों को भी उसमें हिस्सा मिलने लगा, जनरल पब्लिक को भी। तो इससे क्या हुआ, लिक्विडिटी बढ़ी, पैसा आया, इस तरह से उन्होंने इंप्रूवमेंट किया। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ी कि हर किसी का इंटरेस्ट वगैरह प्रोटेक्ट किया जाए, स्कैंडल्स वगैरह को रोका जाए। फिर आता है इंडिया। कहता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना वो तो इंडिया में बहुत पुराने टाइम से ही है, लेकिन वो बात अलग है कि लोगों को इसके बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है, जो मेटल वगैरह है, वो पूरी तरह से भरा पड़ा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल वगैरह से। ये जो प्रिंसिपल है कहता है कि ये डिजायबिलिटी है करंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, मतलब उसके जैसे आज के टाइम में जो भी रिक्वायरमेंट्स है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उसके अकॉर्डिंग है ये प्रिंसिपल। क्वीन एलिजाबेथ ने स्टार्ट की थी ईस्ट इंडिया कंपनी
इन द ईयर 1600। उनका पर्पज था मोनोपोलाइज करना ट्रेड को इंग्लैंड एंड फार ईस्ट में। ठीक है, इसके बाद जो भी कंपनी थी इंडिया में वो आई कम ए लॉन्ग वे एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया अपनी पावर को, वेल्थ जनरेशन कैपेसिटी को। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी पुट किए गए ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके शेयर होल्डर्स को जो रिपोर्ट वगैरह दी जा रही है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है एक इंपॉर्टेंट इशू था कॉर्पोरेट सेक्टर में लंबे समय से। जो डिफरेंट कंपनीज है ना, उन्होंने डिफरेंट कॉर्पोरेट सिस्टम अपनाए, लेकिन हमारे देश में यूके का मॉडल अडॉप्ट किया गया। फिर ज़्यादातर जो कंपनियां थी इंडिया में उन्होंने स्कैम्स वगैरह देखे, वियोलेशन देखा रूल्स का, रेगुलेशंस का, माइनॉरिटीज़ का एक्सप्लॉयटेशन देखा। जैसे हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ था 1992 में, डिमोलिशन ऑफ सत्या हुआ था 2009 में। मतलब अलग अलग प्रकार के उन्होंने ये देखे। ये हुआ था क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शंस वगैरह की जा रही थी। इसीलिए एक कमेटी एस्टैब्लिश की गई थी जिसका नाम था कुमार बिरला कमेटी एस्टैब्लिश की थी इन द ईयर। मतलब इसकी रिकमेंडेशन वगैरह पे एक कमेटी वगैरह बनाई गई, एक बोर्ड वगैरह बनाया गया। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्लोज 49 है लिस्टिंग एग्रीमेंट का वो शामिल किया गया। मतलब एक टाइप से कह दो अमेंडमेंट्स वगैरह किए गए। ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री थी अलग अलग कंट्रीज़ में। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।